कांग्रेस के ये अधिवेशन हर साल एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बार बार गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्हें याद करते हैं, समझते नहीं। आज के इस वीडियो के बाद तुम्हारी अटेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम कवर करेंगे कांग्रेस के वो प्रमुख अधिवेशन जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो अध्यक्ष का नाम हो, साल हो या स्थान। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले अधिवेशन की तरफ। बिल्कुल। इस कहानी की शुरुआत करते हैं 1885 के बम्बई अधिवेशन से। 28 दिसंबर 1885 को ये पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें हम WC बनर्जी भी कहते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स को एक स्टेटमेंट बेस्ड फैक्ट याद रखना है। ये अधिवेशन पहले पुणे में आयोजित होना तय हुआ था। लेकिन वहां अचानक से बीमारी फैल गई थी, राइट? एग्जैक्टली। अंतिम समय में पुणे में अचानक हैजा, जिसे प्लेग भी कहा जाता है, वो फैल गया था। इसी वजह से इसे बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इस ऐतिहासिक पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से सबसे ज्यादा शायद बॉम्बे से ही थे। बिल्कुल, 72 में से 38 प्रतिनिधि अकेले बॉम्बे प्रांत से ही आए थे। अब यहाँ एस्पिरेंट्स ध्यान दें, एग्जामिनर अक्सर एक बहुत बड़ा ट्रैप सेट करता है। वो पूछता है कि उस समय के सबसे बड़े नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस अधिवेशन में क्यों नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि ठीक उसी समय कलकत्ता में उनके अपने संगठन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही थी। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। और एक और फैक्ट जो बार बार एग्जाम में आता है, वो है तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन का बयान। डफरिन ने शुरुआत में तो इसका समर्थन किया था, लेकिन जल्द ही कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर पूरी तरह खारिज कर दिया। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था मतलब माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये तो सीधे तौर पर डफरिन का डर दिखाता है। एग्जैक्टली। और इसी के जवाब में 1886 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नरोजी थे। अब यहाँ एस्पिरेंट्स नोट करें कि दादा भाई नरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी घटना ये थी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो संगठन था ना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूरी तरह से विलय हो गया। अच्छा, और डफरिन की वो गार्डन पार्टी वाली कूटनीति भी तो इसी समय की है? हाँ बिल्कुल। वाइसराय लॉर्ड डफरिन ने इस अधिवेशन के प्रतिनिधियों को एक गार्डन पार्टी दी थी, लेकिन उसमें जानबूझकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, ताकि कांग्रेस के नेताओं के बीच फूट डाली जा सके। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। फिर इसके बाद 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्टूडेंट्स याद रखें, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और यही इतिहास में पहली बार कांग्रेसी बनो का आधिकारिक नारा दिया गया था और मुसलमानों से कांग्रेस से जुड़ने की अपील की गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1887 के इसी अधिवेशन में कांग्रेस के काम करने के तरीके में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। विषयों के निर्धारण के लिए पहली बार एक विषय समिति, जिसे हम सब्जेक्ट कमिटी कहते हैं, उसका गठन हुआ था। मतलब अब काम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से होने लगा था। जी। और साथ ही कांग्रेस को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में भी भाषण दिए गए। आम जनमानस से इसमें शामिल होने की अपील की गई। इसके बाद आता है 1888 का इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। अब ये फैक्ट तो हर दूसरे एग्जाम में आता है कि जॉर्ज यूल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले यूरोपीय या कह लें अंग्रेज व्यक्ति थे। लेकिन ये अधिवेशन काफी विरोध के बीच हुआ था ना? हाँ, बहुत भारी विरोध हुआ था। और इसके पीछे का कारण समझना एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कांग्रेस का कड़ा विरोध किया था। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक अलग संस्था ही बना ली थी, जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये नाम याद रखना होगा। बिल्कुल। और इन सब विरोधों के बावजूद इस अधिवेशन की एक और प्रमुख घटना ये थी कि लाला लाजपत राय पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने अपना पहला भाषण हिंदी में दिया था। छात्रों, अगर हम इन पहले 4 वर्षों के डेटा को देखें तो एक बहुत ही गहरी रणनीति दिखाई देती है। 1885 से 1888 तक कांग्रेस ने क्रमशः हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई यानी अंग्रेज अध्यक्ष चुने और ये अधिवेशन 4 अलग अलग दिशाओं के शहरों
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद में किए गए। ये कोई संयोग नहीं था। एग्जैक्टली ये सोची समझी रणनीति थी ताकि कांग्रेस पर किसी एक धर्म या क्षेत्र का ठप्पा न लगे। अब इस मजबूत नींव के बाद चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस में महिलाओं की एंट्री कैसे हुई और आर्थिक मुद्दों से होते हुए बात स्वदेशी तक कैसे पहुंच गई? देखिए, इस सामाजिक और राजनीतिक विस्तार को समझने के लिए हमें 1889 के बम्बई अधिवेशन और 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को देखना होगा। 1889 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज सर विलियम वेडरबर्न ने की थी। इतिहास में ये पहली बार था जब 10 महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था। अच्छा, पहली बार 10 महिलाएं? जी, और साथ ही इसमें 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव भी पास हुआ था, जो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही प्रगतिशील कदम था। और फिर 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस के मंच को संबोधित किया था। स्टूडेंट्स, ये भारतीय महिलाओं के राजनीतिक जीवन में प्रवेश का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। बिल्कुल सही। अब हम एक बड़े वैचारिक बदलाव की तरफ आते हैं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। यह अधिवेशन ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। और एग्जाम के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक घटना भी तो 1896 में ही हुई थी। जी, आप ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। कांग्रेस ने यह मान लिया था कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश नीतियां ही हैं। छात्रों, ये कनेक्ट करना बहुत जरूरी है कि 1896 का यही धन निष्कासन सिद्धांत वो बेस था जिसने आगे चलकर 1905 के स्वदेशी आंदोलन और आर्थिक बहिष्कार को जन्म दिया। सही कहा, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आपका पैसा बाहर जा रहा है तो उसका एकमात्र तोड़ विदेशी माल का बहिष्कार ही होता है। अब इस लॉजिकल कनेक्शन के बाद 1901 के कलकत्ता अधिवेशन पर आते हैं। इसकी अध्यक्षता दिनशा ई वाचा ने की थी। इसे मुख्य रूप से इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे, वो भारत आए हुए थे। मतलब गांधी जी की पहली उपस्थिति 1901 में ही हो गई थी। जी हाँ, उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर एक प्रस्ताव रखा। इसके बाद आता है 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 मतलब ये अधिवेशन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा के ठीक बाद हुआ होगा। बिल्कुल, और इसीलिए इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का आधिकारिक रूप से समर्थन किया गया। और यहीं से कांग्रेस के भीतर उस विचारधारा के टकराव की शुरुआत होती है जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गरम दल और नरम दल का विवाद। हाँ, गरम दल, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए, जबकि नरम दल इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था। और 1905 की यही चिंगारी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में एक वैचारिक युद्ध बन गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि अध्यक्ष पद को लेकर ही भारी विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए दोनों गुटों ने सर्वसम्मति से वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया और दादा भाई ने पहली बार अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। एस्पिरेंट्स, इस अधिवेशन में 4 ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुए थे जिन्हें आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन यानी स्वराज। और एक और डीप फैक्ट यह है कि इसी 1906 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में काम किया था। अब आता है 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसे सूरत स्प्लिट या कांग्रेस का महान विभाजन कहा जाता है। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे और ये ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। छात्रों, इसे थोड़ा गहराई से समझें। नरम दल ने यहां नियम की एक शतरंज की चाल चली थी। ये अधिवेशन पहले नागपुर में होना तय था, लेकिन नरम दल वालों ने इसे सूरत शिफ्ट कर दिया, क्योंकि नियम ये था कि जिस प्रांत में अधिवेशन होगा वहां का स्थानीय नेता अध्यक्ष नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। क्योंकि सूरत तिलक के बंबई प्रांत में आता था,
इसलिए एक तकनीकी पेच के कारण तिलक अध्यक्ष नहीं बन सके। गरम दल वाले लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल ने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। और इस तकनीकी चाल का परिणाम ये हुआ कि मंच पर जूता चप्पल चलने की नौबत आ गई। कांग्रेस आधिकारिक रूप से गरम दल और नरम दल में टूट गई और गरम दल वालों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। इसके 4 साल बाद 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। 1911 के अधिवेशन का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन गाया गया और स्टूडेंट्स इसी साल दिल्ली दरबार लगा था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा हुई थी। बिल्कुल। 1911 के बाद हम सीधे 1916 के कालखंड में प्रवेश करते हैं, जहां ऐतिहासिक नया मोड़ लेता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 1907 में अलग हुए गरम दल की पूरे 9 साल बाद एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस में वापसी हुई। और ये वही अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। जी, कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसे इतिहासकार कांग्रेस की एक बड़ी भूल मानते हैं, राइट? जिसका दूरगामी परिणाम भारत विभाजन के रूप में सामने आया। सही कहा आपने। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अपना वो प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साथ ही चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने इसी अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की थी और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। छात्रों, यहाँ एग्जामिनर एक और ट्रैप सेट करता है। वो पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन याद रखना है। इसकी अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। और वो मूल रूप से आयरिश थीं और होम रूल लीग आंदोलन के कारण भारत में बेहद लोकप्रिय थीं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को अपनाया था और महिलाओं के मताधिकार का भी पहली बार मजबूती से समर्थन किया गया था। फिर इसके बाद 1919 का अमृतसर अधिवेशन आता है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जी, ये अधिवेशन अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक बाद हुआ था। इसका आयोजन जानबूझकर अमृतसर में किया गया था ताकि पूरे देश की तरफ से पंजाब के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जा सके। और एस्पिरेंट्स बाल गंगाधर तिलक ने अपना अंतिम भाषण इसी मंच से दिया था, क्योंकि अगले वर्ष 1920 में उनका निधन हो गया था। एक मिनट, यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 1920 में 2 अधिवेशन क्यों हुए थे? क्या एक वार्षिक अधिवेशन काफी नहीं था, जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा? ये बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन इसलिए बुलाया गया था क्योंकि गांधी जी को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कराना था। लेकिन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले इस अधिवेशन में CR दास, एनी बेसेंट और जिन्ना ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। अच्छा, मतलब बात बन नहीं पाई थी वहां। एग्जैक्टली, इसलिए बात नहीं बन पाई। फिर उसी साल 1920 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष C विजया राघवाचारी थे। इस अधिवेशन का डीप फैक्ट ये है कि कलकत्ता में विरोध करने वाले CR दास ने ही नागपुर में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव रखा और फिर इसे भारी बहुमत से पारित किया गया। और इसके साथ ही 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में बहुत बड़े बदलाव भी हुए थे। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया और सबसे बड़ा कदम, सदस्यता फीस घटाकर 25 पैसे यानी 1 चवन्नी कर दी गई। जी, ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये कांग्रेस को अमीरों के क्लब से निकालकर आम आदमी के दरवाजे तक ले जाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद 1922 का गया अधिवेशन CR दास की अध्यक्षता में हुआ, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बिल्कुल, और इससे कांग्रेस में फिर से 2 गुट बन गए, परिवर्तनवादी जो चुनाव लड़कर विधान परिषद में जाना चाहते थे और अपरिवर्तनवादी जो बहिष्कार जारी रखकर रचनात्मक कार्य करना चाहते थे।
CR दास परिषदों में प्रवेश चाहते थे, लेकिन उनका प्रस्ताव बहुमत से गिर गया। और इसी से नाराज होकर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। सही कहा। अब हम स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां मांगें रियायतों से बढ़कर पूर्ण आजादी तक पहुंचने लगी। 1923 का दिल्ली विशेष अधिवेशन। छात्रों मात्र 35 वर्ष की आयु में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ये विशेष अधिवेशन स्वराजियों और गांधीवादियों के बीच का विवाद सुलझाने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जो कर्नाटक में हुआ, ये एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे कांग्रेस इतिहास में ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी-दास पैक्ट को मंजूरी मिली, जिससे स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर रहकर चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। लेकिन इसी अधिवेशन का एक और बड़ा फैक्ट ये है कि इसके बाद मुस्लिम लीग कांग्रेस से पूरी तरह अलग हो गई। जी, और फिर कभी दोनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद 1925 में एक कानपुर अधिवेशन हुआ। यहाँ छात्रों को 1917 वाली बात याद रखनी है। 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। भारत कोकिला सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। अगर सिर्फ पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। बिल्कुल। और इसी अधिवेशन में श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा रचित प्रसिद्ध झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा पहली बार गाया गया था। हसरत मोहानी ने इसी मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, हालांकि उस समय वो पास नहीं हो सका था। लेकिन जो प्रस्ताव 1925 में पास नहीं हुआ, वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में इतिहास बन गया। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्थान रावी नदी के तट पर। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। और यहीं ये तय किया गया कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एस्पिरेंट्स ध्यान दें, यही वो ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से आज़ादी मिलने के बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि उस 26 जनवरी की तारीख का महत्व बना रहे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का पूरा अधिकार भी दिया गया था। इसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन आता है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये अधिवेशन तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के ठीक कुछ दिनों बाद हुआ था ना? हाँ, पूरे देश के युवाओं में भारी आक्रोश था। इसलिए जब गांधी जी अधिवेशन में पहुंचे तो पंजाब के युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। गांधी जी ने इसी भारी विरोध के बीच अपने बचाव में एक ऐतिहासिक बयान दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का विस्तृत मसौदा पारित किया गया, और स्टूडेंट्स, ये मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। बिल्कुल। अब हम 1936 से 1948 के आखिरी और सबसे निर्णायक कालखंड पर आते हैं। मैं चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स इन तथ्यों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से स्वतंत्र भारत की रूपरेखा तैयार हुई थी। तो शुरुआत करते हैं 1936 के लखनऊ अधिवेशन से। जी, 1936 का लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ नेहरू ने खुलकर कहा, मैं एक समाजवादी हूँ, और उन्होंने कांग्रेस से समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाने की अपील की। ठीक अगले साल 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ, जो महाराष्ट्र में है। इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि यह भारत के इतिहास में किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। और ग्रामीण भारत से जुड़ने के लिए यहाँ किसानों के लिए एक 13 सूत्री अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम भी अपनाया गया था। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार और निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, राइट? जी हाँ, भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति बनी थी, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स में चल रहे प्रजामंडल आंदोलनों को अपना आधिकारिक समर्थन दिया था। और फिर आता है 1939 का त्रिपुरी संकट, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा अंदरूनी वैचारिक विवाद था। जबलपुर, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था।
स्टूडेंट्स सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। और यहाँ वोट्स का आंकड़ा बहुत अहम है। बोस को 1580 वोट मिले थे और सीतारमैया को 1377 वोट। वो 1580 बनाम 1377 वोट। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये बोस के आक्रामक तरीकों और गांधी जी के अहिंसक तरीकों के बीच का टकराव था। गांधी जी ने 1377 वोटों की इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताया। और इस व्यक्तिगत हार के बयान के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस के साथ असहयोग करना शुरू कर दिया, है ना? जी। जब काम करना असंभव हो गया तो बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बना? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल। और इस्तीफा देने के तुरंत बाद बोस ने कांग्रेस के भीतर ही अपनी एक अलग संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। इसके बाद 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जो वर्तमान झारखंड में है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अध्यक्षता में हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल फैक्ट है। 1940 के बाद 1941 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी के कारण कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। लगातार 6 वर्षों तक इसी पद पर बने रहे, इसीलिए वो कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले अध्यक्ष माने जाते हैं। आजादी से ठीक पहले आता है 1946 का मेरठ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। ये आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन था। स्टेट एग्जाम्स और यूपीएससी में कई बार सीधा सवाल आता है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब उस ऐतिहासिक दिन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है आचार्य जेबी कृपलानी। बिल्कुल। और इसी अधिवेशन में कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया था। और अंत में 1948 का जयपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की, ये एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आजाद भारत में आयोजित कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। इसका आरंभ वंदे मातरम और जन गण मन दोनों के एक साथ गायन से हुआ था। इस अधिवेशन में नए राष्ट्र के नवनिर्माण और नई सरकार की नीतियों पर आधिकारिक मुहर लगाई गई थी। इन सभी तथ्यों को एक क्रोनोलॉजिकल सूत्र में पिरोकर देखना बहुत आवश्यक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो। 100%। और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक क्या चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले तुम तक पहुंचें। बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।